लेकिन मेरा मतलब सवाल सर दूसरे ढंग से था थोड़ा सा। हवा, आबो हवा, प्रदूषण। प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण। मिस तो करते होंगे ऐसे मौसम में कि काश वहाँ रहते। अभी ठीक है, अभी 15-16 साल हो गए तो थोड़ी आदत भी गिर गई अभी दिल्ली की। अच्छा, आपके पास जो दोनों मंत्रालय हैं उसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से है, व्यक्ति के स्वास्थ्य से है। मैं बाकी बातचीत करूंगा, आपके मंत्रालय पे भी आता हूं, क्या क्या काम वहाँ पर आपने किया, क्या और करने वाले हैं। लेकिन सर थोड़ा पहले लोगों को अगर आप बता पाएँ कि कैसे इससे निजात पाए लोग वायु प्रदूषण से, ये जो फेफड़ों में हम लोग जहरीली हवा भर रहे हैं, कुछ तो तरीका सुझा दीजिए। अभी देखिए, जो वायु प्रदूषण है ये तो नैसर्गिक नहीं है, तो हमारे मानव निर्मित वायु प्रदूषण है। कि जैसे कि हमारे यहाँ जो वाहनों की बढ़ती संख्या, हमारा सभी खान पान, और जब इस टाइम में जो भी आजू बाजू के किसान की पराली भी जलाई जाती है, तो बहुत सारे कारण उसमें है। और वैसे भी दिल्ली का ही नहीं, अभी मुंबई में तो कोई पराली जलाई नहीं जाती, लेकिन वहाँ पर भी प्रदूषण बढ़ रहा है। पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों में तो ये प्रदूषण के निश्चित रूप से बढ़ रहा है, और इसके ऊपर उपाय भी किए जा रहे हैं। लेकिन सभी जो लोग रहते हैं कि जो हम हमारे स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं, तो फिर हमने भी उसमें क्या करना चाहिए, हमारा भी योगदान क्या होना चाहिए, तो सभी लोगों का भी योगदान उसमें होना चाहिए। तो इस दिशा में क्या आपका मंत्रालय भी कुछ कर रहा है, कुछ इस बारे में आप सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कुछ बना रहे हो नीति वगैरह? नहीं, अभी देखिए कि ये आप देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं आता है, राज्यों का विषय आता है। और आपने देखा कि दिल्ली की राज्य सरकार होगी और आजू बाजू की भी जो राज्य सरकार है, कि निश्चित रूप से इसमें जैसा कि पीछे हमने देखा कि उसमें पानी के फव्वारे, कोई केमिकल का ये छिड़कावे से पोल्यूशन में कमी लाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन उतने असरदार वो कोशिश नहीं होती कि हम सही तरह से पूरे 100% उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, मुझे जानकारी मिली है कि वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं, क्या है सर ये? अभी 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक भारत मंडपम में WHO के साथ में मिलकर हमारा आयुष मंत्रालय इसका शिखर सम्मेलन का आयोजित कर रहा है, जो ग्लोबल समिट हमारा वहाँ पर हो रहा है। और इसके लिए हमारे आयुष मंत्रालय और WHO के सभी टीम ने मिलकर बहुत सारी तैयारी वहाँ पर हमने पूरी की है। उसके लिए हम पूरे तैयार भी है, और अभी कल परसों से ही उसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो इसका जो शुभारंभ होगा, जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री नड्डा जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। और उसमें WHO के जो चेयरमैन है डॉक्टर टूड्रोस, वो भी रहने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का जो समापन है, उसमें हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कि जिन्होंने आयुष के तरफ बहुत गहराई से और दिल से उसका देखा, उसके लिए पूरा मंत्रालय सेंट्रल में तैयार किया। और हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, हमारी पारंपरिक मेडिसिन है, उनको पूरे दुनिया में ले जाने का जो उन्होंने संकल्प किया था, और उसके माध्यम से पूरे दुनिया के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए भी उनका जो दिल में प्रयास था, तो निश्चित उसकी ओर हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि जैसे कि योगा, पहले बहुत सारे देशों को योगा मालूम भी नहीं था, कोई योगा भी नहीं करता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही अथक प्रयासों से अभी उसका जागतिक दिन मनाया जाता है 21 जून को, और लगभग 180 देशों से ज़्यादा देशों में योगा किया जाता है। हमारे देश में भी आप बहुत सारा उसके लोग योगा करने लगे, तो ये स्वास्थ्य की तरफ एक कदम है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि पूरा दुनिया स्वस्थ रहे, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। तो ये संकल्प को लेके हमारा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। नहीं, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। जो आप बात कह रहे हैं कि सरकार में जिस तरीके से आप लोगों ने योग को बढ़ावा दिया या फिर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को, वो बढ़िया काम हुआ उसमें। क्या इसमें जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है आपके प्रयासों को? नहीं, बिल्कुल WHO के साथ में MOU करके हमने गुजरात के जामनगर में उनके साथ में हमारा केंद्र स्थापित किया हुआ है,
और WHO के साथ मिलकर WHO भी बहुत सारे विषयों के ऊपर वहाँ पर काम कर रही है कि जिसका लाभ हमारे आयुष के पद्धतियों को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में हमें बहुत आसानी होंगी। और WHO आप जानते हैं कि हेल्थ के बारे में पूरी दुनिया WHO के ऊपर विश्वास करती है और उनका सेंटर हमारे देश को मिलना और वो जामनगर में स्थापित होना निश्चित हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। और बहुत सारे ऐसे विषय कि उस पर WHO भी अच्छे से काम कर रहा है। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी है भारत की उड़ान, उड़ान का सीधा संबंध है प्रगति से, विकास से। तो जो आपका मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, उसके ज़रिए भारत के विकास में किस तरह की भूमिका आप लोग अदा कर रहे हैं? देखिए, आयुष के माध्यम से हमारे देश के विकास की प्रगति के बारे में अगर बोलना चाहूँगा तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो अभी सबके लिए बार बार बोलते हैं कि सन 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है और उसकी ओर हमारा सभी देश के सभी विभागों का काम चल रहा है और उसमें हमारे आयुष मंत्रालय की भी अहम भूमिका है। कि अभी देखिए कि 2014 में जब से आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई तब से आज तक 2025 तक अगर हम देखेंगे तो जो हमारा मेडिसिनल रॉ मटेरियल होगा, मेडिसिनल हमारी दवाइयाँ होंगी, मेडिसिनल प्लांट होंगे, इसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें बहुत सारी ज़्यादा वहाँ पर उसमें बढ़ोतरी हुई है। और आयुर्वेद के बारे में पूरी दुनिया हमारे भारत के ऊपर बहुत विश्वास रखती है क्योंकि आयुर्वेद, योगा ये हमारे देश की खोज है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज की है, उस पर तपश्चर्या करके इसको निकाला है, इस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और आज उसके ऊपर ही सभी आयुर्वेद, योगा ये हमारा चल रहा है। और उसमें अलग अलग प्रोग्राम भी अभी जैसे जैसे दिन जा रहे हैं तो लोगों के डिमांड के मुताबिक उसमें हम बदलाव भी कर रहे हैं कि योगा भी हम लोगों तो कैसे ली जाए। अभी योगा में इतने सारे आसन होते हैं कि सभी एक आदमी को करना उतना समय भी नहीं होता, कर भी नहीं पाते। तो उसके हमने पैकेजेस बनाए हुए हैं हर बीमारी की तरह से कि जैसा कि किसी को कैंसर है तो उसने कौन सा योगा क्या आसन करना चाहिए, हार्ट वाले ने कौन सा, जिसको बीपी है वो क्या करे, जिसको शुगर है उसके लिए क्या करना है, योग है, ध्यान है, जो जिसका मानसिक बीमारियों से भी बहुत सारे लोग हमारे देश में त्रस्त है तो उनके लिए भी योगा बना हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे दिन भर बैठकर चेयर पे बैठे ऑफिस में काम करते हैं तो उसमें भी हमने वाई ब्रेक नाम का कि हम चेयर पे बैठे भी योगा कैसा कर सकते हैं, तो वो भी हमने उसके भी पैकेजेस तैयार किए कि योगा हो, आयुर्वेदा हो या जो हमारी आयुष पद्धतियाँ हो उसके माध्यम से सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया, मानसिक जो समस्याएं हो रही हैं, जो मानसिक दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर हम देख रहे हैं, ये चीज़ सामने आ रही है। हाल के दिनों में तो कुछ ऐसी खबरें भी आई कुछ जगहों से कि छोटे छोटे बच्चों ने खुदकुशी कर ली, कुछ स्कूल की घटनाएं आई थी, वो बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें थी। इस दिशा में कैसे प्रयास कर रहा है आपका मंत्रालय कि लोगों को इससे भी मुक्ति मिले, इस दिशा में भी? पिछले कुछ वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बीमारियां और उनकी चुनौतियां निश्चित रूप से बहुत सारी बढ़ गई है और उसमें नीचे जिनमें तनाव, चिंता, अवसाद और कार्यस्थल से जुड़ा मानसिक दबाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसे ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय मानसिक स्वास्थ्य को एक समग्र निवारक और जीवन शैली आधारित दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने के लिए हमारा मंत्रालय और हमारे मंत्रालय के अधिकारीगण भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय योग, आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण पर विशेष बल भी दे रहा है, जैसा कि योग, प्राणायाम, ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी पद्धतियाँ तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन और मानसिक सहनशीलता बढ़ाने में प्रभावी सिद्ध भी हो रही है। आपके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है, आप उसमें भी राज्य मंत्री हैं।
अपने देश में एक चीज़ जो पिछले दिनों में कुछ दशकों में देखने को मिली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हालिया दिनों में ये चीज़ देखने को मिली है कि तेज़ी से प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बड़े बड़े अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के हुए हैं, वो भी होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके सामने जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं अपने देश में, वो कहाँ टिक रहे हैं? ये देखिए, हमारे देश में भी सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले और सस्ता मिले, इसके लिए हमारे भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को साथ में लेकर बहुत सारे प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। जैसे कि जो भी हमारे बड़े हॉस्पिटल है उनका अपग्रेडेशन करना, वहाँ नया इंस्ट्रूमेंट देना, और ज़्यादातर ये जो स्वास्थ्य का काम है तो ये राज्यों की जिम्मेदारी है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको सिर्फ फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने का काम केंद्र सरकार करती है। जो भी राज्य से जैसे भी प्रस्ताव आते हैं तो उसके माध्यम से उनको पैसा देने के लिए निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है। आप भी देखते हैं कि स्वास्थ्य का बजट भी अभी पहले से काफ़ी बढ़ चुका है और उसको और भी बढ़ाने की कोशिश हमारे मंत्रालय से की जा रही है। जैसा कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में देखा, अभी दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो जितने भी हमारे बड़े हॉस्पिटल है, चाहे हमारा दिल्ली एम्स हो, सफदरजंग हो, आरएमएल हो, लेडी हार्डिंग हो, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ का जो फुटफॉल है बहुत ही है कि क्षमता से ज़्यादा लोग बड़े विश्वास से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उपचार करने के लिए आते हैं और सभी मुफ्त में इलाज वहाँ पर की जाती है। और बाकी जगह भी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी है, हमारी पीएससी है, यहाँ तक नहीं तो हर गांव तक हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी दवाइयाँ देने का काम केंद्र और राज्य मिलकर स्वास्थ्य विभाग हम कर रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़, आपके दिमाग में, जहन में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको लेकर आपको लगता हो कि ये बहुत ज़रूरी है करना स्वास्थ्य मंत्रालय में, आयुष मंत्रालय में? देखो, आयुष मंत्रालय तो अभी नया नया 2014 से शुरू हो गया। 10-11 साल की आयु बोले तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। मोदी जी का आने के मोदी जी के आने के बाद में उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये हमारे देश के सभी लोगों का बोलो या आयुष का बोलो, ये दुर्भाग्य था। क्या होगा कि इसके पहले हमारे देश के ऊपर बाहरी लोगों ने आक्रमण किए, उनके राज्य सैकड़ों साल यहाँ पर चले, अंग्रेज भी यहाँ पर आए, 150 साल रहे, और जो लोग बाहर से आए तो उन्होंने अपनी अपनी उपचार पद्धतियाँ, अपनी पैथी यहाँ शुरू करने की कोशिश की। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में भी आयुष के तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया और आयुष को कभी बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। जब हम पीछे देखते हैं तो हमारा आयुष स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर ही राज्य में हो या केंद्र में हो, एक विभाग के नाम से खाली उसके तरफ देखा जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बनने के बाद में 2014 में ये आयुष मंत्रालय बना और आयुष मंत्रालय निरंतर सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। आज हम देखते हैं कि आयुष में सभी तरह की बीमारियों के ऊपर इलाज है, उपचार है। और जब से ये बीच में कोरोना की महामारी के समय में भी लोगों ने देखा कि जब ऐसी एकदम से ये महामारी हमारे ऊपर आ गई, हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, तो बाहर के देश वाले भी सोचते थे कि भाई भारत का क्या होगा। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, लोग घरों में बैठे, तो लोगों ने आयुर्वेदिक पद्धति से ही कोरोना को हराने की कोशिश की, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश की। सभी लोगों ने अपने घर में ही काढ़े तैयार करके सभी लोग घर में ही आपका इलाज करते थे, इम्यूनिटी बढ़ते थे। तो ये आयुर्वेद का महत्व ज़्यादा है, इसको बढ़ाने की और आवश्यकता है। इसमें अभी हम बोल रहे हैं कि जैसा नवाचार, संशोधन, रिसर्च, ये सभी हमारे मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है कि सभी गोष्ठी जो हो तो उसमें एविडेंस भी हो, रिसर्च भी हो और पूरी दुनिया का उस पर विश्वास भी, हम कैसा विश्वास दे सकते हैं दुनिया को, इसके ऊपर भी मंत्रालय काम कर रहा है। ठीक है, अब कुछ ज़रा राजनीतिक सवालों का भी मैं रुख करना चाहूँगा। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? एकदम, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, पूरी बहुमत की सरकार है और एकदम एक विचार से महाराष्ट्र की प्रगति के लिए अच्छे मिलजुल कर हमारे महायुति के जो तीनों भी बड़े पार्टीज है, बड़े पक्ष है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित दादा वाली राष्ट्रवादी, ये तीनों भी नेता आपस में विचार करके अच्छे निर्णय हो रहे हैं
और अच्छा काम चल रहा है। तो निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आने वाले दिनों में? अभी देखो, अभी हमारे लोकल बॉडीज के चुनाव नगर पालिका के तो अभी 2 तारीख को ख़त्म हो गए। अभी कल से हमारे कॉरपोरेशन के चुनाव की घोषणा हो गई। 15 जनवरी को उसका वोटिंग होगा और तुरंत ही उसके बाद में हमारे जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत की भी चुनाव तुरंत ही होना है, वैसे कोर्ट के डायरेक्शन भी है। और ये सभी चुनाव में हमारी महायुति, जैसा कि हमने विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत से हमारी महायुति चुन के आई थी, तो ये स्थानीय निकायों में भी हमारी महायुति अच्छी तरह से 2/3 से भी ज़्यादा मतों से वहाँ पर हमारे लोग चुन के आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, महाराष्ट्र में आपको मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं पूछूं कि कौन सबसे बढ़िया लगता है, किसका कार्यकाल सबसे अच्छा लगा चीफ मिनिस्टर के तौर पर? अभी देखो, मैंने 35 साल में हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे मुख्यमंत्री मैंने देखे। मैं सांसद बनने के पहले 15 साल महाराष्ट्र में भी मैं विधायक रहा। कुछ दिन वहाँ पर मैं 3 साल मंत्री भी था और लगभग अभी 16-17 साल से मैं यहाँ पर दिल्ली में सांसद के नाते काम कर रहा हूँ। तो सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपनी सोच के हिसाब से काम करने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री, लेकिन सबसे खराब अनुभव जो मुझे आया कि जो हमने ये जो महायुति का मुख्यमंत्री बनने के पहले 2019 के स्टार्टिंग के जो 2.5 साल थे, जिसमें हमारे उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम में हमने जो मुख्यमंत्री का काम देखा वैसा काम मैंने पीछे नहीं देखा, आगे भी देखने को शायद नहीं मिलेगा। मतलब उद्धव ठाकरे सबसे खराब मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र सबसे के। खराब मुख्यमंत्री नहीं बोलने से बजाय तो उन्होंने एक जगह पे बैठ के राज्य को चलाने की कोशिश की। देखो, राज्य बड़ा होता है, लोगों की अपेक्षा होती है और लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा सांसद, हमारा विधायक हमारे में कभी आके जाए, हमसे मिले, हमसे बातचीत की। लेकिन वो 2.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं हो सका। अच्छा, फडणवीस साहब कैसे लगते हैं आपको? देखो, फडणवीस साल का पिछले 5 साल का भी हमने कार्यकाल नज़दीक से देखा। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया। अभी भी ये हमने 1 साल में देख रहे तो बहुत सारी अच्छी काम वो कर रहे हैं। तो उनमें और शिंदे साहब में कौन लगता है कि इसका कार्यकाल ज़्यादा बढ़िया लगा आपको? शिंदे साहब ने भी देखो 2.5 साल का ही उनको कार्यकाल मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में अगर कोई घुमा होगा और हर डिस्ट्रिक्ट तक, हर कॉन्स्टिट्यूंसी तक जाने की कोशिश एकनाथ शिंदे साहब ने की। और वो रूरल से आते थे, कॉमन पब्लिक से आते थे, तो उनको लोगों की समस्याएं, उनके प्रॉब्लम मालूम थे। तो उन्होंने ज़्यादातर वो लोगों के लिए स्कीमें, योजना बनाने की कोशिश की और वो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसका असर 2024 की विधानसभा में भी दिखा और लोगों ने बता दिया। 2 सवाल छोटे छोटे से। शरद पवार जी कैसे लगते हैं आपको? देखिए, शरद पवार जी तो महाराष्ट्र के बहुत ज्येष्ठ नेता है, लेकिन जो लोग बोलते हैं वैसा मेरा कहना नहीं। लोगों में जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो भी बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करने का रहा वो कभी बोलते नहीं। एक आखिरी सवाल है, उद्धव ठाकरे के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं उनकी सबसे अच्छी बात क्या है? देखिए, उद्धव जी के साथ में भी मैंने बहुत साल काम किया। एक बात अच्छी बोले तो उनका स्वभाव शांत है, ज़्यादातर जोर से किसी को बोलते नहीं, कभी उनको ज़्यादा गुस्सा आते हुए मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन सुन के लेने की आदत थोड़ी कम है। नहीं तो गुस्सा नहीं आता तो ये अच्छा है कि बुरा है ये? अभी देखो, जब सामने वाले को आता है कि गुस्सा नहीं आता अपने ऊपर, तो सुनने वाले को तो अच्छा ही लगेगा। कोई गुस्सा करेगा तो गुस्सा किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन कान के कच्चे हैं ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ। कान के कच्चे बोले तो जो उनके आज क्या है कि उद्धव जी जन्म से ही नेता थे। बाला साहब बहुत बड़े हमारे नेता थे और बाला साहब के घर में ही जन्म लेने के वजह से छोटे बचपन से ही वो नेता थे। और उनको नेता बनने से उनको कॉमन लोग जो होते हैं या सामान्य पब्लिक होती है, तो जो उनके प्रश्न होते हैं, उनके प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ तक उनकी कभी पहुँच गई नहीं गई होंगी। इसीलिए उनको उनके वो समझ में नहीं आता था जो एकनाथ शिंदे के समझ में बात आती थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जाधव साहब, संसद सत्र के बीच आप समय निकालकर हमारे इस मंच पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए।